बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी एंकर अयाज। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन की स्पेशल ट्रांसमिशन हम कंडक्ट कर रहे हैं बहुत दिनों से और इसका सिलसिला अभी भी जारी है और आज भी इसी सिलसिले में हम आपके साथ मौजूद हैं। आप जानते हैं कि मेरा घर मेरी जन्नत, घर रहिए महफूज रहिए, हम बार बार ये न सिर्फ मीडिया के जरिए बल्कि गवर्नमेंट भी ये बार बार कह रही है। हालांकि लॉकडाउन में कुछ थोड़ी सी नरमी की गई है गुज़श्ता दिनों में, लेकिन उसके बावजूद जो एहतियात के तकाजे हैं वो किसी सूरत छोड़े नहीं जा सकते। कुछ लोग, मैं ये भी देख रही हूँ, पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया है या नहीं, कि लोग जो एक थोड़ा सा खौफ था या थोड़े से जो मोहतात हो रहे थे, वो ऐसा लग रहा है कि अब जैसे वो खौफ खत्म हो गया है और लोग शायद ये समझ रहे हैं कि चूंकि लॉकडाउन में भी नरमी की गई है तो शायद हालात जो है वो अब ठीक हो गए हैं और अब कोरोना का खतरा उतना ज्यादा नहीं है, तो अब हम आराम से मूव कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, मार्केट्स में घूम सकते हैं, पार्क्स में घूम सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो लॉकडाउन में कुछ थोड़ी सी नरमी की गई है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए की गई है जिनके लिए बाहर निकलना नागुज़ीर था। ये वो लोग हैं जो डेली वेजेस हैं, जो जिनकी जाहिर है कि राशन का या घर में पैसों का मसला हो रहा था और उनका बाहर निकले बगैर गुजारा नहीं था, तो उन लोगों के लिए निकलना और कुछ कामों के लिए जो इजाजत दी गई है वो भी एहतियात के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि तमाम लोग जो है वो घरों से बाहर निकल जाएं और वो एहतियात भी बिल्कुल ना करें। इससे खुदा ना खास्ता ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभी कोरोना वायरस जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और ये मजीद स्प्रेड नहीं करेगा। तो अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि जो सूरत हाल हमने फेस नहीं की है, जो दीगर ममालिक फेस कर चुके हैं, फेस कर रहे हैं और पछता रहे हैं क्योंकि उन्होंने शुरू में एहतियात नहीं की थी, तो ऐसा ना हो कि हमें भी वो सारी चीजें फेस करनी पड़े। सो प्लीज 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 एहतियात के जो तकाजे हैं उनको आप जरूर मद्देनजर रखें, उनको आप जो है नजरअंदाज ना करें। बिल्कुल। और अभी तक अगर हम मिशा जिस तरह आप बात कर रही हैं कि लोगों का शायद खौफ खत्म होता हुआ हमें नजर आ रहा है, जो गवर्नमेंट के फिगर हम नजर, मैं बिल्कुल आप सही कह रही है, मैंने आते वक्त भी ऑब्जर्व की है ये चीज कि हम लोग जिस तरह पहले नॉर्मल ट्रैफिक देखते थे कि लोग कम नहीं कर रहे थे, अब लेकिन अब उन्हें लगता है कि शायद बस जो होना था वो हो चुका है और अब ट्रैफिक भी मामूल से ज्यादा, और इनफैक्ट मार्केट्स खुलने की वजह से जो है वो हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा रश है मार्केट्स के अंदर भी, नॉर्मल के आपको ज्यादा रश नजर आ रहा है। तो ये जो सूरत हाल है हमें यकीनी तौर पर उसको देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। और जो नरमी की गई लॉकडाउन में और कुछ तिजारती जो सरगर्मियां उसके हवाले से इस वक्त हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। सबूर मलिक साहब स्काइप के जरिए रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं। बहुत शुक्रिया सबूर मलिक साहब आपके वक्त के लिए। एक तो जाहिर है कि पहले कुछ परेशानी थी, अभी भी कुछ अनसर्टेनिटी है, जो ताजर हजरात है हमारे, जो ताजर बरादरी है, अब आपको लगता है कि ये जो कुछ नरमी की गई है लॉकडाउन में और कुछ चीजों के लिए इजाजत दी गई है कि आप कुछ काम जो है वो शुरू किए जा सकते हैं, तो इससे कुछ बेहतरी आएगी? जो तिजारत बंद थी बिल्कुल, आप समझते हैं कि ये जरूरी था और अब इससे कुछ हालात थोड़े से बेहतर होंगे, वो अनसर्टेनिटी, वो कंफ्यूजन किसी हद तक कम हुई है? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप खैरियत से? जी ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों को विश करूंगा कि वो घरों में रहें, महफूज रहें, अपना ख्याल रखें। देखें, जहां तक ये इस वक्त कोरोना वायरस है, ये किसी तरह भी हम इस मुसीबत से निकले नहीं हैं। ये लोगों की एक बहुत गलत परसेप्शन है कि लॉकडाउन में अगर गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है तो उसका कतई मतलब नहीं है, ये नहीं है कि हम इस वक्त उस बुरान से निकल आए हैं। हम लोगों को बहुत एहतियात की जरूरत है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमें अपने घर वालों को, अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को इस चीज से महफूज रखना है। इस वक्त सिर्फ ब्रेड अर्नर्स जो हैं उनको बाहर निकलना चाहिए और वो भी बिल्कुल जो जरूरत के मुताबिक निकलना चाहिए। अननेसेसरी लोगों का बाहर निकलना, ट्रैफिक का रश जो है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा आई मस्ट से कि खतरे की घंटी है, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता ये कोरोना वायरस फैल गया तो हम इसको गवर्नमेंट और हम कंट्रोल कर सकें। देखें, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, हमें बीइंग द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान अपना रोल प्ले करना चाहिए एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। जी
अच्छा सबूर साहब, मैं चाहूंगा जिस तरह मिशेल ने जो सवाल आपके सामने रखा, अगर उस तरफ हम आ सकें कि इस वक्त जो इकोनॉमिकली एक्टिविटीज हैं, कितना फर्क पड़ेगा हुकूमत की जानिब से, जिस तरह मुख्तलिफ जो कारोबार हैं उनको खोलने का ऐलान किया गया है, उनमें नरमी का फैसला किया गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई, इससे जुड़ी 70 दीगर इंडस्ट्रीज खोली गई हैं, और इसके अलावा लोकल लेवल पर हम देख रहे हैं कि कुछ कारोबार खोले गए हैं, तो कितना फर्क पड़ेगा आपके ख्याल में इससे? देखें जी, ये गवर्नमेंट ने ये बिजनेसेस तो खोले हैं, बट इस बिजनेसेस को खोलने से आप इस वक्त देखें ना, अगर आपने इंडस्ट्री खोली है तो इंडस्ट्री के साथ जो अलाइड इनके साथ जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी खोलना चाहिए। देखें, ये पार्शियल लॉकडाउन जो है ये बहुत ज्यादा कोई इफेक्टिव रोल नहीं प्ले कर सकेगा। एक तो पाकिस्तानियों में जो है इससे जो बिजनेस कम्युनिटी है इसमें फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही है। दूसरे इसमें यह है कि देखें, अगर आपने इंडस्ट्री को खोल दिया, कंस्ट्रक्शन को खोल दिया, तो कंस्ट्रक्शन तब चलेगी जब लेबर अब साइट्स पे पहुंचेगी। लेबर इस वक्त अपने घरों में, अपने गांव में मौजूद है, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट खोलनी पड़ेगी। उनके लिए हमें रात के जो रेस्टोरेंट्स हैं या ढाबा जो लो कॉस्ट रेस्टोरेंट्स हैं वो खोलने पड़ेंगे। उनके लिए अगर ट्रांसपोर्ट चलेगी तो ट्रांसपोर्ट को जो चलाने के लिए हमें स्पेयर पार्ट चाहिए होंगे, मैकेनिक्स चाहिए होंगे, तो हर जो इंडस्ट्री है वो किसी ना किसी चीज के साथ अलाइड है। बिल्कुल। तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट होगी कि इस चीज को बहुत ज्यादा, ये जो जुज़वी लॉकडाउन जिसको हम कह रहे हैं, ये इसका कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं है। या तो मुकम्मल तौर पे भी लॉकडाउन खत्म किया जाए और या फिर मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन हो, क्योंकि अदरवाइज फिर क्या करें? क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट ने, देखें मलिक साहब, गवर्नमेंट ने भी तो दोनों चीजों का को मद्देनजर रखना है। एक तो ये कि खुदा न खासा ये स्प्रेड ना करे ये जो पैंडेमिक है, और दूसरे ये भी ख्याल रखना है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो हमारा कमजोर तबका है, खुदा न खास्ता अगर उसमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई और वहां पे हालात खराब हुए, तो ये तो फिर मजमूई तौर पे हालात जो है वो मुल्क के खराब हो सकते हैं। तो अब वो दोनों चीजों को का ख्याल रखते हुए तो ये इकदाम किए जा सकते थे। देखिए, मेरी इसमें ये रिक्वेस्ट है कि आप बिजनेस जो हैं, अगर बिजनेसेस हम अक्रॉस द बोर्ड नहीं खोलते और हम पार्शियल लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, तो जैसे इस वक्त आप मरी रोड पे या सिटिंग इन पिंडी आप देखें जो गहमा गहमी है, या बाजारों में जो इस वक्त मंडियों के हालात हैं, वहां पे क्या हमारे पास कोई सर्टिफिकेशन है कि वहां पे कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? सही। वहां पे जो लोग आ रहे हैं या लोग जो बाहर से आ रहे हैं, वो भी तो इस वक्त एक कौन कैरियर है किसी को मालूम नहीं है। अच्छा, लेकिन मलिक साहब इस पे तो फिर देखिए जिम्मेदारी रखी गई है ना। मलिक साहब, इस पे तो जिम्मेदारी रखी है हुकूमत ने, तो ये पहले कहा है कि हम जितनी भी इंडस्ट्रीज को खोलने जा रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो जो SOPs होंगे उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। अगर उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, हुकूमत उसको फिर रिव्यू करेगी और फिर दोबारा से इस इंडस्ट्री को बंद करने का ऑप्शन तो हमारे पास हर वक्त मौजूद है। जी बिल्कुल। देखें, हम यही कह रहे हैं कि अगर SOPs को ही फॉलो करना है तो टाइमिंग्स के साथ फिर बिजनेसेस को परमिशन दे दी जाए खोलने के लिए। क्योंकि देखें, इस वक्त अगर स्पेयर पार्ट वाले बंद हैं, तो अगर किसी को कोई स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है तो वो कहां से स्पेयर पार्ट लेगा? जैसे हमारे पिंडी में फार्मास्यूटिकल का एक काफी इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल तो खुल गया, पर अगर फार्मास्यूटिकल वालों को इस वक्त उनको कोई मशीनरी या कोई ऑटो उनको पार्ट चाहिए, तो कहां से लेंगे अगर स्पेयर पार्ट्स की दुकानें बंद हैं? अगर उनको कोई खरादिया चाहिए या कोई लेबर चाहिए, तो वो वर्क फोर्स जब अवेलेबल ही नहीं है और दुकानें बंद हैं, तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट होगी वो कहां से काम करेंगे? इंडस्ट्रीज अपनी उस तरह पॉइंट्स रेज किए हैं मलिक साहब। एक तो ये कि अगर इंडस्ट्री खोलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ही की बात करें, तो जाहिर है कि फिर ट्रांसपोर्टेशन भी खोलें, क्योंकि जाहिर है गांव से वो लोग आएंगे यहाँ, फिर यहाँ आके भी उनको ज़रूरत होगी ट्रांसपोर्टेशन की। दूसरी बात यह है कि फिर ढाबे खोलें, क्योंकि उनका खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो अदरवाइज तो कोई नहीं है। अब वो भी अगर खोलते हैं तो फिर तो मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये कि जो इस वक्त ताजर बरादरी है हमारी, जाहिर है उनमें खौफ भी है इस पैंडेमिक को लेके, और साथ में वो अपना काम भी करना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर है बिजनेसेस बंद पड़े हैं, वो बाहर निकलना भी चाहते हैं। तो वो जो कंफ्यूजन है या वो जो इस्तिराब है, उसके बारे में जरा बताइएगा, क्या उनका क्या कहना है लोगों का? ज्यादातर देखिए, लोग इस वक्त जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो भी परेशान है, बिकॉज उनके आगे
गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है कि लोगों को, जो एम्प्लॉयज हैं उनको ना निकाला जाए। गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि देखें, जो हमारे एक फिक्स एक्सपेंस है वो तो अपनी जगह पे हैं, दुकानों के किराए हैं, बिजली के बिल हैं, सुई गैस का बिल है, एम्प्लॉयज की तनख्वाहें हैं। तो मेरी इसमें गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट होगी कि गवर्नमेंट कोई ऐसे पैकेजेस लेके आए जिसमें रिलीफ दी जाए बरादरी को। देखें, इस वक्त गवर्नमेंट का भी कारोबार नहीं चल रहा। गवर्नमेंट का कारोबार जो है, क्योंकि बिजनेस नहीं है तो टैक्सेस भी इकट्ठे नहीं हो रहे, और जब हम बिजनेस कम्युनिटी, जब हमारे कारोबार तंग हम लोग होते हैं तो हम अपने कारोबार में, बिजनेसेस में सेल लगाते हैं। दिस इज द टाइम कि गवर्नमेंट अपने देखते हुए बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में छूट दे। हमने जो आगे भी रिक्वेस्ट किया है कि सेल टैक्स जो है वो 5% या इससे कम होना चाहिए। देखें, गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है वो बहुत अच्छे हैं। गवर्नमेंट ने जो सैलरीज के लिए पैकेज ठीक है बनाया शबूर कि मलिक आप साहब, लोन ले मैं सकते यहाँ हैं, कता कलामी की आपसे आप माजरत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और नाज़रीन, अभी हमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ बढ़ना है। इस वक्त राजा बशारत, सूबाई वज़ीर कानून, इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ले चलता है। उठा रही है, उन इक़दामात को कानूनी शक्ल देने की ज़रूरत थी, और हुकूमत पंजाब ने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए पंजाब इन्फेक्शस डिजीज़ प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 का इजरा किया। मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पंजाब एक वाहिद सूबा है कि जिसने इस हंगामी सूरत हाल के दौरान गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इक़दामात को कानूनी शक्ल देने के लिए इस ऑर्डिनेंस का इजरा किया, और उन अपने तमाम इक़दामात को एक कानूनी शक्ल जो और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिया। मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपको मालूम होगा कि इससे पहले पंजाब में जितने भी इक़दामात किए गए थे वो हंगामी तौर पर उनको कवर हासिल था। दफ़ा 144 के तहत हमने इक़दामात किए, और उन इक़दामात पर सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के हवाले से जो सो मोटो सूबाई वज़रा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राजा बशारत का ये कहना है कि पंजाब में हंगामी इक़दामात को कानूनी शक्ल देने के लिए ऑर्डिनेंस का इजरा किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी आगाह करें कि सूबाई वज़रा आज कोरोना के हवाले से जो पंजाब हुकूमत के इंतज़ामात हैं और जो इक़दामात हैं उसके हवाले से भी आगाह करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी आगाह करते चलें कि जिस तरह उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस जो है उसका इजरा किया जाएगा ताकि लोग जो हैं वो हिफाजती इक़दामात को यकीनी बना सकें, और इसके साथ साथ सूबे के अंदर जो स्प्रेड हो सकें, ये जो कोरोना के केसेस हैं इनको स्प्रेड होने से बचाया जा सके। ये थी पीटीवी से ताज़ा तरीन। एक ब्रेक के बाद आप हमारी ट्रांसमिशन देख सकेंगे। नशरियात नजर न आने की सूरत में अपने केबल ऑपरेटर से राब्ता करें। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पहुंचाएगा आप तक मुसद्दिका खबर, क्योंकि कोरोना को शिकस्त देनी है। हमसे है पाकिस्तान। नोवेल कोरोना वायरस एक नया वायरस है। इसकी अलामात में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं, और मुतासरा अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। अवाम से दरख्वास्त है कि खांसते और छींकते हुए मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें। हाथों को अक्सर साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं।
अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क बिलखसूस किसी ऐसे मुल्क का सफर किया है जहां कोरोना वायरस की वबा मौजूद है और कोरोना वायरस की अलामात का शुबा है तो घर पर रहें। फोन के जरिए अपने मुआलिज से राब्ता करें या हेल्पलाइन नंबर 1166 पर राब्ता करें। हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत, घर रहिए महफूज रहिए, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आपको ये बताएं कि पूरी दुनिया में जो कोरोना के जो इस वक्त केसेस हैं वो 20,94,000 तक जो है वो पहुंच चुके हैं, जबकि 1,35,000 से ज़ायद अफराद जो हैं उनकी अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका ही में अगर हम सिर्फ देखें तो गुज़श्ता 24 घंटे में 2,461 अफराद जो हैं वो तकरीबन उनकी जाने गई हैं कोरोना की वजह से। और एक और बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है, जो बड़ी अफसोसनाक डेवलपमेंट है मेरे ख्याल में, इस वक्त अगर पॉलिटिक्स को हम एक तरफ रखें और ये आपस की जो लड़ाइयाँ और झगड़े हैं, चाहे वो अमेरिका और चीन की हो, चाहे वो दीगर ममालिक की हो, जैसे अमेरिका ने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो आलमी इदारा सेहत है उसके फंड्स रोकने का जो इक़दाम किया है वो बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त सबसे ज़्यादा फंडिंग जो है वो WHO को ज़रूरत है उसकी, ताकि वो दीगर ममालिक की हेल्प कर सके, ख़ास तौर पे जो गरीब ममालिक हैं उनकी। और अगर उसकी फंडिंग जो है अमेरिका जैसा मुल्क जो सुपर पावर है, जो सबसे बड़ा मुल्क है और ज़्यादा फंडिंग करता है, अगर वो जो है वो नहीं करेगा या वो रोक देगा तो जाहिर है कि WHO जो है उसकी जो इस्तेदाद है हेल्प करने की दीगर ममालिक को वो कम हो जाएगी और वो उस तरीके से हेल्प नहीं कर सकेगा। और इसमें जो अभी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि चाइना ने ऑफर किया है, इसको कंडेम भी किया है अमेरिका के इस इकदाम को, और चाइना ने ये ऑफर भी की है कि वो WHO को फंड्स जो है वो दे सकता है। तो अब देखना यह है कि आगे इस सिलसिले में क्या होता है और WHO का जो किरदार है वो फिर किस तरह से यहाँ पर डिफाइन होगा और वो कैसे दीगर ममालिक के लिए हेल्प आउट कर सकता है। डेनमार्क ने नाज़िन जो स्कूल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खोलने शुरू कर दिए। यूरोपियन जो ममालिक हैं, स्कैंडिनेवियन जो ममालिक हैं, उनमें सबसे पहले डेनमार्क ने ये इकदाम उठाया है। पाकिस्तान में जो एक अच्छा स्टेप लिया गया है वो पाकिस्तान टेलीविज़न के जो टेली स्कूल की ट्रांसमिशन जो शुरू हुई है, जिसके ज़रिए बच्चों को की जो तालीमी जो हर्ज हो रहा था उसको पूरा उस गैप को करने की कोशिश की गई है। तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है। इसके लिए एंटेना और केबल के ज़रिए ये जो नशरियात है ये आप तक पहुंच सकती हैं और आप इसको देख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो ज़रा थोड़ा सा लॉकडाउन जो है उसमें नरमी की है, जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं उनके हवाले से कुछ थोड़ी सी नरमी की है। इसी के ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ आमिर दुरानी साहब मौजूद हैं, माहिर मौशियात हैं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके वक्त के लिए। दुरानी साहब, अभी हम सबूर मलिक साहब से भी बात कर रहे थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रावलपिंडी के, और वो ये कह रहे थे कि जो तिजारती सरगर्मियाँ खोली गई हैं, किसी हद तक नरम की गई हैं, उसमें अगर आप फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी लें तो वो मजदूर किस तरह आएंगे बगैर ट्रांसपोर्टेशन के, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं खोली जाती। फिर वो आ जाते हैं शहरों में, अगर अपने गाँव से, अपने घरों से, तो फिर यहाँ शहरों में उनके लिए जो फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो तब तक नहीं हो सकेगी जब तक आप ये छोटे ढाबे, छोटे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो नहीं खोलते। तो ये फिर जो इकदाम हैं, आप समझते हैं कि किसी हद तक इकॉनमी पाकिस्तान की जो है उसको जो जाहिर है बंद पड़ी थी और जो हालात ख़राब थे उसमें किसी हद तक कोई बेहतरी लाई जा सकती है, या फिर मजीद इकदाम भी करने पड़ेंगे हुकूमत को, या नजरसानी करनी पड़ेगी इन इकदाम? बहुत शुक्रिया शो लेने का। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो उसमें बेसिकली अगर हम ये जो आपकी बात है बहुत दुरुस्त है। इस पे कल किसी ने एक थोड़ा सा नुक्ता भी उठाया था कि दर्जियों की दुकानें खोल दी और कपड़ों की नहीं, तो ये तकरीबन आपने उसी तरह की बात की है। लेकिन इस पर जो गौर करने की जरूरत है कि ये जो हुकूमत कर रही है इसको हम कह रहे हैं एक किस्म का स्मार्ट लॉकडाउन, ठीक है, और लॉकडाउन की फेजेस हैं। तो ये बात समझने की जरूरत है कि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलने के बारे में कहा गया है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के दो हिस्से होते हैं। एक होती है लोकलाइज कंस्ट्रक्शन, जिस तरह घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, इस तरह। दूसरी होती है स्प्रेड आउट कंस्ट्रक्शन, यानी ब्रिज बन रहा है, डैम बन रहा है, या बहुत लंबी सी सड़क बन रही है। तो ये जो हुकूमत कोशिश कर रही है सबसे पहले वो अपनी ये PSDP ड्रिवन इंडस्ट्री नहीं बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर, निजी जो इंडस्ट्री उसको खोलने की। तो अब जहां तक लोकलाइज कोई बिल्डिंग बन रही है तो ये ओनर्स ठेकेदार पे है, जिस तरह बाकी मुल्कों ने ये प्लान किया है
कि वो किस तरह अपने मजदूर जो लाएगा उनकी नकल हमल का बंदोबस्त करेगा, उसको खाने का किस तरह तकसीम दिया जाएगा, वो कोविड की जो SOPs हैं उनको किस तरह फॉलो करेगा। तो ये कहना कि ये हुकूमत ने गलत काम किया, ये गलत काम हुकूमत ने नहीं किया, ये बहुत समझी सोची उन्होंने तरकीब इख्तियार की है। दूसरी बात हमें ये समझनी चाहिए कि ये अब इंडस्ट्रीज के ऊपर ओनस है, क्योंकि ये सब लोग बड़े सरमायादार हैं जो ठेकेदार होते हैं, जो ये काम करते हैं, इनको अपनी थोड़ी सी जेबें काट के उसके अंदर से ये पैसे निकाल के हुकूमत को असिस्ट करना है। यानी ये उनकी वो ज़कात है जो उनको देनी पड़ेगी, चाहे वो सरमायादार हो जो कंस्ट्रक्शन करा रहा है या वो ठेकेदार हो जो उसमें से मुनाफा कमा के। तो ये अब देखना ये है कि इसको कैसे लोग लेके आगे चलते हैं। ये जो बाकी लोग जो इस पर बातें कर रहे हैं, मेरा ज़ाती ख्याल है ये गलत बात है। इसको अगर ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जाए, एक महदूद, जिसको एक पेपर भी इसमें पाइट का आया था पिछले 3 दिन पहले, कि खंदक का सिस्टम, कि आपकी साइट है उसके गिर्द आप खंदक बनाएं, आप एक बार अपने जो लेबर है उनको लेके आए, आप ऑर्गेनाइज करें। यानी अगर कोविड से पहले चलाने वाली तरकीबों में आपने कंस्ट्रक्शन खोलनी है और चलानी है, तो ये तो हुकूमत का फर्ज नहीं है। हुकूमत तो बेचारी खुद हर चीज एक तरह से आपको कंटेन कर रही है डिजीज को। तो आई होप कि आपको बात समझ आ रही है। अच्छा, आमिर दुरानी साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से रियायतें दी गई, खास तौर पर हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें, फिर कैपिटल गेन टैक्स को वापस लिया गया, दीगर मराद का ऐलान किया गया इस इंडस्ट्री के लिए, इससे आपके ख्याल में कितना फर्क पड़ेगा अगर हम इस इंडस्ट्री की ओवरऑल बात करें? क्योंकि इससे पहले हमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ से बहुत से इस तरह के तहफुजात मिल रहे थे, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा आपके ख्याल में अब? जी देखिए, ये जो मैं पहले क्लियर कर लूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो देखिए ये जो मराहत हुकूमत ने दी है, ये इसके बारे में थोड़ी से मेरा नुक्ता नजर फर्क है। इस पर काफी हमारी आपस में डिस्कशन भी हुई है काफी लोगों से क्रॉस पाकिस्तान। सबसे पहली बात है कि मराहत हुकूमत ने जो दी है वो एक पोस्ट कोविड एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दी है, ताकि एक पहिया चल पड़े लोकलाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी का, यानी जो मुआशी एक्टिविटी है लोकलाइज्ड। लेकिन ये जो मुराद है, ये इसके अंदर एक आंसर जो मिसिंग पैसा है उसको लाने का भी, यानी हम पहले आपको याद है वो वाइटनिंग स्कीम्स लगी थी, तो ये एक तरह की आप समझ लें इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट बेस्ड वाइटनिंग स्कीम है। तो ये मराद है, इनका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, लेकिन ये मराद वो मराद ना समझी जाए जो कि हुकूमत के नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड मराद थी। लेकिन इन मराद का डेफिनेटली जो इन्वेस्टर है उस पर इम्पैक्ट होना चाहिए, और अगर इनको सही तरह इंप्लीमेंट किया गया तो मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट जरूर मिलेगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भी ये फर्ज है कि वो ये सोचें कि उनका मिसाल तौर पर अगर वो पहले 25% मुनाफा कमाते थे तो अब वो 20 पे काम करना पड़ेगा। ये मेरा इमीडिएट इस पर रिएक्शन ये है। अच्छा दुरानी साहब, जो रेमिटेंसेस भेजते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं बाहर से मुख्तलिफ सूरतों में, वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा है, तो आप समझते हैं कि अब इस वक्त जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है वहाँ पर उनके भी कारोबार बंद हैं, उनकी जॉब्स बंद हैं, वो उस तरह से नहीं जा पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। यूरोप में जो लोग मुकीम हैं, अमेरिका में जो लोग मुकीम हैं, तो आप समझते हैं कि वो जो एक गैप पैदा हुआ है वो क्या जो है उसका कोई नुकसान होगा पाकिस्तान की इकॉनमी पे? जी, ये रेमिटेंसेस तो आपको पता है इसमें डेफिनेटली काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, और खास तौर पे अगर आप देखें कि जिस तरह लॉकडाउन गल्फ कंट्रीज में, कि हमारी अगर रेमिटेंस की आप वो देखें तो गल्फ कंट्रीज में फिर बाकी दुनिया के ममालिक हैं, उसमें US और UK और EU शामिल है। तो अगर हम उस लिहाज से देखा जाए तो जी रेमिटेंसेस पे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि रेमिटेंस जो आती है वो हमें बेसिकली ज़र मुबादला आता है हमारे लिए, और दूसरा उसका एलिमेंट ये होता है कि वो लोकल इकॉनमी को फरोग, लोकल जो मैशत होती है उसको फरोग देते हैं। इस तरह के वो जो आपकी खर्चे के जो हमारे साथ KP में लोग हैं जो मजदूर बेचते हैं, तो वो लोकल मार्केट्स चलती हैं। तो ये दोनों चीजों पे इम्पैक्ट होएगा। जहां तक ज़र मुबादला के इम्पैक्ट की बात है, ज़र मुबादला का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत ऑफसेट हो जाएगा ऑयल प्राइसेस की जो कमी हुई है उसकी वजह से। लेकिन दूसरा जो इसमें मेरे ख्याल में हमें रेमिटेंसेस के बारे में सोचना चाहिए कि वो जो लोकल इकोनॉमी नहीं चलेगी उनको कैसे पहुंचा जाएगा। यानी कि वो जो पहले मिसाल तौर पे एक मजदूर था, उसके अपने घर वो लाइक ड्राइवर है, दुबई में टैक्सी चलाता है, उसने घर पैसे भेजता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उसकी अम्मी, उसकी बीवी की अम्मी, और ये जो पूरा एक एक्सटेंडेड फैमिली, लग से अगर आप 60 50 लोग मुतासर होते हैं, तो ये 50 लोगों का काम कैसे चलेगा? कुछ बेस्ट एहसास प्रोग्राम कफालत में आएंगे। अब वो अगर सफेद पोश है तो उनको मुश्किल होगी। तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने इस एस्पेक्ट पे अभी तक कोई ज्यादा गौर नहीं किया।
अच्छा आमिर दुरानी साहब, ये फरमाइएगा कि अभी IMF की जानिब से जिस तरह रिसेंट ऐलान किया गया, पाकिस्तान ने जो कर्जे लिए उसमें भी आसानी का ऐलान किया गया, दीगर ममालिक में भी हम देख रहे हैं उन्होंने ऐलान किया, इससे हमारी इकॉनमी पे कोई फर्क पड़ेगा या हम कितना इसको मजीद आगे लेके जा सकेंगे आपके ख्याल में? क्योंकि पहले तो हमें एक ये भी परेशानी थी कि जाहिर है हमने कर्जे वापस करने ही करने हैं, जो ड्यू डेट है उनकी उसके हिसाब से। जी, जिसको आप बात कर रहे हैं, हमने डिफरमेंट ऑफ डेट की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारा जो कर्जा था उसको आगे यानी हमें उसकी मियाद जो वापस करने की उसमें हमें तौसीह दी जा रही है। तो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट यानी फौरी तौर पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन वो इम्पैक्ट इस तरह होगा कि आपको बहुत सा ज़रा मुआवजा बचेगा और बहुत सी आपकी जो रेवेन्यू साइड जो आपके डेट एक्सपेंसेस में जाती है कर्जे देने में वो बचेगा कुछ अरसे के लिए। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है कि क्या इस खर्चे को जो हमारी बचत होगी, ये किस्म की आप बचत नहीं है, आप समझे कि हम कल वाला पैसा आज खर्च करने को हमें मिल रहा है, तो उसको कहाँ खर्च किया जाता है। और ये वो टाइम है जिसपे मैंने काफी लिखा भी है कि ये वो टाइम है कि जब हमें फैसला करना है कि क्या हम इसको रैपिड ट्रांजिट जैसे या ऑयल एंटी और ट्रेन जैसे उसमें लगाएंगे, या हम इसको फाइनली सबक सीख के हम अपनी हेल्थ, एजुकेशन और वाटर सैनिटेशन की तरफ जाके ये इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसपे अभी तक हमें नजर नहीं आया। बजट में देखेंगे, वैसे बजट करीब आने वाला ही है। अच्छा दुरानी साहब, रेमिटेंसेस की जो हम अभी बात कर रहे थे उसमें मार्च का जो आया है, जो अंदाजे लगाए गए हैं उसके मुताबिक 9% इजाफा हुआ है, तो ये क्या आगे जाके अभी जो अप्रैल की जरा थोड़े से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सामने आएंगे तो उसमें मजीद क्लैरिटी होगी और मजीद पता चलेगा कि कमी हुई है या नुकसान हुआ है, या आप समझते हैं कि अभी भी फिर लोग भेज रहे हैं मुख्तलिफ सूरतों में पैसे? जी देखिए, जो आपका डिजिटल बैंकिंग और जो ऑल्टरनेट चैनल्स ऑफ बैंकिंग होता है वो तो बंद नहीं हुए। तो इसमें दो तीन चीजें हैं जो मेरे ख्याल में ऐड अप हो रही हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि जिस तरह आप अभी यूनाइटेड अरब अमारात में चले जाएं तो अमारात में जो वर्कर है उसकी सैलरी को प्रोटेक्शन दी जा रही है, चाहे डायरेक्ट ट्रांसफर कहीं से। तो जब तक वो प्रोटेक्शन मिलेगी और उस वर्कर को मजबूर नहीं किया जाता कि वो जाए, जो कि उन्होंने ऑलरेडी अब कहना शुरू कर दिया है कि बहुत से जो टेम्परेरी अकामों पे और जो परमानेंट अकाउंट पे लोग हैं, परमानेंट अकाउंट उनका जो यहाँ है वो रह सकते हैं, जो बाहर है वो आ ही नहीं सकते। सो एक तो हमें पहला इम्पैक्ट ये नजर आ रहा है कि डिजिटल बैंक खुले। दूसरा इम्पैक्ट इस चीज का नजर आ रहा है कि जब वहां का आपके वर्कर्स को पता लगा कि भाई ये हम आपको भेजा जा सकता है तो फिर पैसे वहां रखने की क्या जरूरत है, तो वो मेरा ख्याल में वो फॉरवर्ड ट्रांसफर्स कुछ आ रही हैं। तीसरी चीज ये हो रही है कि इसमें अब हमें ये नहीं पता इन रेमिटेंसेस में कि इसमें क्या हम CSR और रेमिटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं, यानी आपने कुछ अपील भी किया, हर कोई पाकिस्तानी बॉन्ड तो नहीं लेगा या प्राइम मिनिस्टर फंड में तो नहीं डालेगा, वो हो सकता है कि अपने घर वालों को चलाने के लिए, क्योंकि हमारा जो रेमिटेंस का सेक्टर है उसमें कुछ हमारे जो बिल्कुल टॉप का क्रीम है वो अमीर लोगों का है, तो क्या वो लोग और पैसे भेज रहे हैं, अब इसका हमें इस वक्त कोई तरीका नहीं है। इसमें अगर काइंडली ऐड कर ले, बैरूनी इमदाद भी जाहिर है ऐलान किया गया पाकिस्तान के लिए, वो कितना इफेक्ट करेगी इस तमाम तर सूरत हाल में? जी बैरूनी इमदाद जो है ना, हमारी कोई भी अनफॉर्चुनेटली बैरूनी इमदाद कर्जे के अलावा नहीं है। हमारी जितनी बैरूनी इमदाद है वो किसी ना किसी तरीके का कर्जा है, तो इसको इमदाद कहना तो मेरे ख्याल में ज्यादती है। तो ये अगर जो भी कहता है चैनल उनको प्लीज आके कहिएगा, बट कम से कम PTV को चाहिए कि वो इसको इमदाद ना बोले। इमदाद सिर्फ वो है मसलन जो आपको जिसको लिखा आता है ग्रांट, और वो ग्रांट भी जो होती है उसमें से बहुत से ऐसी चीजें होती हैं टाइट कि आप मजबूर होते हैं वही सामान खरीदने पे जो वो ग्रांट देने वाला या देने वाले आपको कहते हैं। तो इमदाद का यहाँ पे रोल सिर्फ ये है कि जिस तरह आपने पहला सवाल पूछा था कि ये डेट डिफरमेंट यानी कर्जों की मुद्दतें वापस करने की मुद्दत में तोसी होने पे क्या फर्क पड़ेगा, ये कि हमें आज खर्चे के लिए और हमारे पास जगह आ जाएगी, उसको हम अपनी जुबान में फिस्कल स्पेस कहते हैं। तो जो इमीडिएट यानी जो फौरी आपकी फिस्कल स्पेस है वो बढ़ जाएगी। तो ये जो आपकी जो लोग कह रहे हैं कि हम इमदाद दे रहे हैं, अगर आप इसको गौर से देखें, स्पेशली जो आपके 3 बड़े मालियाती इदारे वो जो आपको दे रहे हैं, उन्होंने कुछ जो आपको ऑलरेडी कर्जे कमिट किए हुए थे उनको आप जिस वजह के लिए दिया था, मसलन डैम बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए या कोई जजों को रिफॉर्म करने के लिए, वो उन्होंने कहा नहीं अब आप इसको कोविड पे इस्तेमाल कर लें। तो एक तो ये है। दूसरा उसके ऊपर उन्होंने थोड़े एडिशनल और दिया है, और दुनिया में बहुत सी ऐसी विंडोज हैं जो आपको ये अब वर्ल्ड बैंक भी कर रहा है, IMF से भी आपने सुना है, तो आएगा। लेकिन पाकिस्तान के उस समय जो भी चीज आएगी वो ज्यादातर कर्जे या सेमी कर्जे की फॉर्म में आएगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी फिर वही बात आ जाती है कि जगह मिलेगी आपको इमीडिएटली खर्चा करने की। देखना यह कि वो खर्चा आप सही तरफ
पहुंचा सकते हैं, यानी कि वो जिस वजह से और जिस मकसद से, मिसाल तौर पे आपने प्रॉपर कफालत के जरिए आपने पहुंचाना है, आपने जो बिजनेसेस को प्रॉमिस किया है कि आप उन तक ये पैसा पहुंचा सकेंगे। और आखिरी चीज ये है कि आप इसके बाद ये जरूर ख्याल करें कि जो आपका जो डेवलपमेंट साइड एक्सपेंडिचर का है उसको आप कैसे बैलेंस करेंगे इस एडिशनल स्पेस के साथ। अच्छा दुरानी साहब, एक तो जो हमारा ज़ाहिर है मुल्क का जो कमज़ोर तबका है उसको हेल्प आउट करने के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम शुरू किया गया, जो बड़ा खुशाइंद है, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। और लेकिन उसमें आप ये देखें कि जो हमारा सफ़ेद पोश तबका है, जो हैंड टू माउथ है, वो जितना कमाता है, चाहे वो 30,000 हो, 40,000 हो, 50,000 हो, वो सब खर्च हो जाता है उस महीने में। बिजली के बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, बच्चों की फीसें हैं, घर के किराए हैं, सारी चीज़ें। तो उसका जो इस वक्त हाल है, आप समझते हैं कि क्या उसके लिए भी, क्योंकि एलिजिबिलिटी इस प्रोग्राम की जो है उसमें वो बेचारे लोग नहीं आते हैं और वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते, तो उनके लिए भी क्या किसी किस्म का कोई प्रोग्राम आप समझते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है कि कुछ किया जाए? जी, हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर ऑलरेडी 2-3 इक़दाम लिए हैं और इस पर काम भी हुआ है। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो ये जो आपके तकरीबन 3 से 4 मिलियन छोटे बिजनेसेस या जिनको हम एसएमईज कहते हैं, जिनमें आपकी एवरेज 6 से 10 या 15 लोग काम करते हैं, ये वो आप वहाँ ये सब ज़्यादा सफ़ेद पोश तबका वहाँ पे मौजूद है। और अगर आप देखें तो ये तकरीबन कुछ हमारी जो 65 मिलियन की करीब जो हमारी टोटल वर्कफोर्स है उसमें से ये तकरीबन 30 मिलियन ये लोग हैं। ये लोग कहाँ हैं? ये ज़्यादातर ज़राअत के शोबों में हैं, या उससे मुंसलिक शोबों में, ये आपकी नकल हमल के शोबों में है, या आपकी रिटेल टूरिज्म के उन शोबों में है। तो अब ये है कि हुकूमत ने फिलहाल इनके लिए एक बड़ा राउंड अबाउट, जिसको कहना चाहिए कि डायरेक्ट अभी तक इनको टारगेट करने का मसला है। उसकी आपको 2 चीज़ें जल्दी से बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये हुई है कि हुकूमत ने मिसाल तौर पर स्टेट बैंक ने कुछ अर्से पहले, चंद दिन पहले एक स्कीम कही कि आप बैंक ऐसी इदारों को, ये छोटी बिजनेसेस को 4% पे कर्जा दे सकते हैं 1 साल के लिए, जो कि बाद में वापस हो जाएगा और फिलहाल उनको तनख्वाह देने के लिए। इस तरह की हुकूमत ने कुछ बात की है। 100 बिलियन यानी 100 अरब की उन्होंने बात की है। अभी जो 1.2 ट्रिलियन का पैकेज है उसमें कि भाई हम ये बिजनेसेस को, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये वो सारी बिजनेसेस हैं, ये ज्यादातर डॉक्यूमेंटेड। अब वो मैं डॉक्यूमेंटेड का लफ्ज इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहता कि लोग इससे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आप ये समझिए कि इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। यानी अगर कल मैं जाके उनको कहता हूँ कि मैं एक छोटी सी बिजनेस हूँ, मेरी किराने का स्टोर है, तो ये आप मेरे 6 एम्प्लॉइज हैं, मेहरबानी करें उनको डायरेक्ट सैलरियां दे दें, पूरी ना दें। तो 30,000 वाले को कम से कम उनको 15,000 रुपए दे दें। तो अब ये बात समझ आती है कि अब हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये हमारी बिजनेस और तजारती कम्युनिटी का प्रॉब्लम है कि चूंकि उन्होंने कभी अपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में सोचा नहीं, इस वक्त उन तक रसाई होना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि इसमें जो भी चीज रजिस्ट्रेशन का सोचा नहीं, यही वजह है कि उसी तक रसाई हासिल करना बहुत मुश्किल है। आमिर दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारे इक्तिसादियात हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अहम बात आखिर में जिस तरह मिशेल वो कह रहे थे कि डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो परेशानी का शिकार हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ हम सबके हर दिल अजीज मारूफ लोक फनकार आरिफ लोहार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपके वक्त के लिए। आरिफ साहब, आप भी देख रहे हैं, आपको ज़ाहिर है लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, आइडियलाइज करते हैं, फॉलो करते हैं। आप समझते हैं कि इस वक्त जो कहा जा रहा है, जाहिर है आजमाइश का वक्त है पूरी दुनिया के लिए, ख़ासतौर पे हमारी कौम के लिए भी, तो आप समझते हैं कि जो इक़दामात हुकूमत कह रही है और जो एहतियाती तदबीर कह रही है, लोग उसको उस तरह से फॉलो कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे, क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? क्योंकि आपकी बात शायद हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को समझ आए। देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमती जो भी इक़दामात किए जा रहे हैं वो अपने लोगों के लिए, इन्हीं लोगों के लिए जो कि हमारे बहुत प्यारे हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं। मैं तो बार बार कहता हूं कि देखें, जो जितने भी हुकूमतें जिन्होंने काबू, जहां पे जो कैलकुलेशन है वो नीचे आनी शुरू हो गई है, इस तरीके से आई है कि यूनिटी है लोगों में, लोगों को अवेयरनेस है कि हमारे ये जो वायरस है ये नजर आने, वो नजर तो नहीं आ रहा, ये खुदाई वबा है कि पूरी दुनिया में है और अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश से निकाले। और मैं समझता हूँ कि मैं बींग पाकिस्तानी, मैं जो इस वक्त फ्रंट पे जो काम कर रहे हैं, जो जैसे कि डॉक्टर्स हैं, उनको सलूट है। और हमारी पाक आर्मी, हमारी रेंजर्स, हमारी पुलिस, हमारे जो लोग जहाँ खड़े होकर अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो हमारी
केयर के लिए कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आवाम को बहुत ज्यादा इस चीज को महसूस करना चाहिए। और साथ साथ ये भी है कि जो लोग दिहाड़ीदार जो लोग होते थे, जो लोग एक दिन में कमा के खाया करते थे, उनके लिए भी काम हो रहा है। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों के लिए जो कि अभी रमजान शरीफ आ रहा है, अभी इतना जो लोगों के लिए काम करते हैं, अपने जो रिश्तेदार कारब आपके नजदीक रहते हैं, आप उनके लिए ज्यादा से ज्यादा अरेंजमेंट करें ताकि हुकूमत का हाथ भी बटाया जाए और ये वक्त जो है ये टल जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे अल्लाह ने चाहा तो अपनी कौमों को आजमाता जरूर है, पर वही लोग कामयाब होते हैं जो लोग अपने किबले को दुरुस्त कर लेते हैं। शायद हम में कमी है, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। अच्छा आरिफ भाई, ये बताइएगा आजकल आरिफ लोहार अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं? ज़ाहिर है दीगर गुलकारों की तरह आपकी भी एक्टिविटीज महदूद रह गई हैं, तो आइसोलेशन में रहते हुए आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, किस तरीके से आपके दिन गुजर रहे हैं, जरा थोड़ा सा शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन के साथ भी। मैं बस अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, अपने फैमिली के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कह रहा हूँ कि किसी तरीके से बाहर मत निकलें। जितने मेरे अजीज कारब हैं सबसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, जितने लोग हैं उनको ये बता रहा हूँ कि ये वायरस जो है ये मेरे सारी फैमिली जो वो इंग्लैंड में रहती है वो सारे मोस्टली डॉक्टर भी हैं, मेरे बच्चे, मेरे भतीजियाँ। और मैं समझता हूँ कि ये इसमें जितना भी हो सके आप अपने रिश्तेदारों को ज्यादा से ज्यादा उनकी केयर करें, उनके करीब रहें, उनको राशन जो है जो उनको प्रॉब्लम है वो करें। हम अपनी फैमिली के साथ ऐसे जुड़ के ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जिससे वो उनको बाहर से भी कुछ इमदाद अगर देर भी हो जाए तो वो लोग जो है ना उनकी मदद कर सकें, जो हमारे साथ काम करने वाले लोग भी। अच्छा वैसे आरिफ भाई ऑन अ लाइटर नोट थोड़ा सा एहसास हुआ है कि हमारी जो खवातीन पे जिम्मेदारियां थी वो बहुत ज्यादा थी, और अब जब बीइंग अ फादर आप घर में रह रहे हैं और देख रहे हैं कि वो किस तरह बच्चों को संभालती थी, किस किस तरह की जिम्मेदारियां अदा करती थी, तो वो खवातीन की जो इज्जत और वकार है उसमें मजीद इजाफा हुआ है लोगों की नजर में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अल्लाह ताला की। साथ में मैं कुछ ऐड भी करना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे मर्द हजरात घर पे हाथ भी बटा रहे हैं अपनी बीवियों का और घर वालों का। तो आरिफ साहब आप भी आजकल घर पे हैं तो जरा कोई हेल्प भी कर देते हैं, कोई और काम भी करते हैं घर पे या रिलैक्स कर रहे हैं? नहीं 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 बिल्कुल, मैं अपनी बेगम के साथ हाथ बटा रहा हूँ। मैं खाने बनाता हूँ, वो कभी वो बनाती है कभी मैं बनाता हूँ। घर में हम लोग ये कि देखें, इसको पैनिक करने की बजाय इसको बच्चों को थोड़ा नजदीक करें, बच्चों के साथ खेलें। थोड़ा वक्त है, ये टल जाएगा इंशाल्लाह। देखें ना उम्मीदी हमारे मजहब में तो वैसे ही हराम है कि ना उम्मीद हो ही नहीं सकते। ये अल्लाह ताला की आजमाइश होती है, हम आजमाइश के लायक नहीं है, लेकिन ऐसे ही है कि हम लोग सब लोग इकट्ठे रहते हैं। मेरी बेगम बहुत अच्छे वो मेरे साथ देती हैं। मैं अब और इज्जत बढ़ गई है सबकी कि इतना वाकई इन लोगों का जितना कंट्रीब्यूशन है घर में, जितना ये काम करती हैं, जितना ये हमारे साथ खड़ी होती हैं, और हमारा कितना काम तो घर का जो है वो अब नजर आ रहा है कि बच्चों को कैसे फेस करना होता है, बच्चों को कैसे बहलाना होता है। यही पॉइंट पे मैं आपको लेके आना चाह रहा था। और आखिर में मैं चाहूंगा आरिफ भाई, जाहिर है आपने माशाल्लाह बहुत कुछ गाया, लोग अब आपको हमारी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, तो वो चाहेंगे अगर कोई हम जो आपने पढ़ी बहुत खूबसूरत आपने वो हम पढ़ी थी, अगर 1 से 2 मिनट में सिर्फ उसके कोई 1-2 अशार आप हमारे सुनने वालों के साथ सुना सकें, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन भी मुल्क में ऐसी है और अल्लाह से माफी मांगने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। जी जी बिल्कुल, मैं पेश करता हूँ। मेरी जिंदगी तू, मेरी आरज़ू, मेरे दिल में तू अल्लाहू अल्लाहू। मेरी जिंदगी तू, मेरी आरज़ू, मेरे दिल में तू अल्लाहू अल्लाहू। बहुत शुक्रिया आरिफ लोहार साहब आपके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। आरिफ लोहार हमारे साथ मौजूद थे। और वैसे एक बात है मिशल के जरा खवातीन की वैल्यू जो है ना, वैसे आप भी कर रही हैं घर के कामों। काफी हद तक एहसास हुआ, मुझे बिल्कुल एहसास हुआ है, क्योंकि हम लोग इसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां यहाँ भी दे रहे हैं और घर जाके भी दे रहे हैं। जो है ना शिद्दत से एहसास हुआ इस बात का
कि जो हमारे घरों में काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनकी कितनी अहमियत है, क्योंकि जाहिर है अब वो नहीं है तो उनको बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उनको भी घरों को भेजा तो वो सारे काम खुद करने पड़ते हैं, तो लग पता जाता है कि कितना मुश्किल काम है और शायद हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं अदरवाइज। एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं, और वही जो बात मैं कर रहा था और आरिफ भाई भी कह रहे थे कि मैं हाथ बटा रहा हूँ, और इस बात का मुझे एहसास हुआ है कि किस तरीके से जो है वो हमारी खवातीन घरों में काम करते हैं। खैर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन जारी रहेगा, अभी हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में अज़ान असर का वक्त हुआ चाहता है, उसके बाद होगी न्यूज़ हेडलाइंस, जिसके बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।